अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजीम आदिल शेख है और मैं हाजिर हूँ अपने वीलॉग हेजबनी के एपिसोड 3 के साथ। क्या अमेरिका के हेजबनी के इख्तिताम का आगाज़ हो चुका है? यानी क्या अमेरिका की हेजमनी जो पूरी दुनिया पर कायम थी वो इख्तिताम पजीर होने जा रही है या उसका ज़वाल शुरू हो चुका है या उसके ज़वाल पजीर होने में मज़ीद तेज़ी वाक़ हो चुकी है? ये मामला शुरू होता है शहादत से, ईरानी मरकज़ी रहनुमा आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब की शहादत से, और फिर उसके बाद अमेरिका के जो एक्सपेक्टेशंस थी उसकी मुनासबत से नताइज ना आने की बिना पर अमेरिका ने ये बहुत अरसे से उन्होंने अपनी तैयारी की हुई थी। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स उन्होंने अपने समंदर में लाके खड़े कर दिए थे और अपने तमाम जो उनके अलाइज ममालिक थे, जिनमें हमारे सारे गल्फ़ के सारे ही मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। इसराइल तो खैर मेन है ही, लेकिन वो तमाम तर ममालिक उनको शामिल अपने साथ करके उन्होंने एक अच्छा सा प्लान बनाया हुआ था कि कोई मुनासिब वक्त देखकर अटैक कर दिया जाएगा। उस मुनासिब वक्त को प्लान करने में, इंतज़ार करने में उन्हें बहुत सारे दिन लग गए, जिसकी वजह से उनका बहुत सारी तैयारी का जो टाइम था वो ज़ाया हुआ, बहुत सारा वक्त ज़ाया हुआ। बहुत सारी बातें सुनने को मिली कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर बहुत सारी बदमज़गी की सूरत हाल है। बहरहाल उसको बाद में किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे। वो तैयारी करके खड़े रहे और फाइनली एक दिन उनको ऐसा मौका मिल गया कि जब आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब जो थे अपनी जगह पर, उन्हें एक जगह पर मिल गए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि ईरानी सरबराह कहीं भागे नहीं। वो रशिया जा सकते थे, दुनिया के किसी और मुल्क जा सकते थे, वो जिस जगह अपने कंपाउंड से बहुत दूर कहीं पे जाके छुप सकते थे, लेकिन वो शहादत से नहीं छुपे और उन्होंने जो भी फेस किया, सामने खड़े होकर फेस किया। और बहरहाल उसके अंदर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जी मुखबरी हो गई और गद्दारी हो गई और जो भी कह लीजिए, वो सारे मामलात को हम अपनी तरफ अपनी जगह रखते हैं। उसके ऊपर लोग बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट में सिर्फ इतनी सी बात है कि अमेरिका ने जो प्लान किया था कि 3 से 4 या 5 दिन का उनका टोटल प्लान था, उस प्लान के मुताबिक जिसको वो समझते थे 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, स्टार्ट होना था उनके प्लान के मुताबिक एक मरकज़ी रहनुमा को अगर वो शहीद कर देंगे तो बहुत बड़ा खिला पैदा हो जाएगा। वो इससे पहले एक ट्राई आउट कर चुके थे कि लोगों को, ईरान की पब्लिक को किसी तरह से वो सड़कों पर ला चुके थे। उसके बाद फिर ईरान की गवर्नमेंट ने उनको दोबारा से जो भी उनके साथ ट्रीटमेंट किया, करने के बाद उनकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया। और वो जो कल्प्रिट्स थे, वो जो कि उनको उभार रहे थे, जो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी और जो स्ट्राइक्स कर रहे थे और रोड्स के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, उन तमाम लोगों को इस सब कुछ के करने से बाज कर दिया। तो एक्सपेक्टेशन ये थी अमेरिकन इंतज़ामिया की या ट्रंप की या जो भी कह लीजिए अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की, वो समझ रहे थे कि अगर उन्होंने प्रीमियर को सामने से हटा दिया तो फिर पब्लिक को कहेंगे और पब्लिक जो होगी बड़े आराम से निकल के आ जाएगी और पूरे ईरान में हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगेंगे, लोग सड़कों पर होंगे और हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। और रज़ा पहलवी साहब जो तैयार बैठे थे टेक ओवर करने के लिए, नई हुकूमत, रिजीम चेंज के लिए, वो फौरी तौर पर जाके हुकूमत संभाल लेंगे। और उनके वो लोग जो कि CIA के, अमेरिका के या इसराइल के या किसी दीगर जो भी मुखालिफिन दुश्मन हैं ईरान के, वो लोग उनको सपोर्ट करते, अपने उन साथियों को, जो ईरानी अपने साथियों को जो कि ऑलरेडी पहले वहाँ से प्लांटेड हैं, उनको मज़ीद सामने लाने के बाद उनको हुकूमत में शामिल करवा देंगे और रज़ा पहलवी की हुकूमत कायम हो जाएगी। ये काम 2 से 3 दिन में, पहले 2 से 3 दिन में हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। सड़कें भर तो गईं लेकिन हुकूमत के मुखालफत में नहीं, हुकूमत की मुआफ़क़त में। शहीद सरबराह की
शहीद मरकज़ी रहनुमा की आयतुल्लाह अली खामनई साहब की मोहब्बत में लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे, लोग वहाँ मातम कर रहे थे, और किसी एक उम्र के नहीं, वो लोग भी उनमें शामिल थे जो इससे पहले अपनी मुआशी मामलात की वजह से सड़कों पर आए थे। वो भी आयतुल्लाह खामनई आयतुल्लाह अली खामनई साहब की शहादत के पर खुश नहीं थे, बहुत गमज़दा थे। वो लोग भी सड़कों पर मौजूद थे। तो ये पहला जो धचका लगा अमेरिका का कि उनके प्लान के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ तहरीक नहीं चल सकी। ये अवामी रिएक्शन था जो कि अमेरिका ने फेस किया, और वो इतनी आसानी से जिस तरह से वो चाह रहे थे हुकूमत तब्दील कर देंगे, वो नहीं कर पाए, और रज़ा पहलवी को ईरान का नया हुक्मरान नहीं बना पाए। अच्छा, ये तो अमेरिका की पहली शिकस्त थी, पहली बहुत बड़ी फतह के बाद, कि जब उन्होंने आयतुल्लाह खामनई साहब को शहीद कर दिया, तो उसके बाद जो दूसरी फतह होनी चाहिए थी उनके मुताबिक, वो नहीं हुई। वो अभी तक तमाम दुनिया देख रही है कि क्या वो ऐसा अमेरिका करने में कामयाब हो भी पाएगा या नहीं। बहरहाल अभी कोई फैसला नहीं, अभी तय नहीं किया जा सकता कि उनका प्लान, अभी अमेरिका का प्लान इस तरह से कामयाब होगा या नहीं होगा। स्टिल अभी कोई राय कायम नहीं की जा सकती। स्टिल हमें 2, 3, 4, 5 दिन इस मामले को और देने हैं। अभी से तय नहीं किया जा सकता जी ऐसा नहीं हुआ, अभी हम कुछ नहीं कह सकते अभी। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है कि वहाँ पर कोई ना कोई कुव्वत ज़रूर एग्जिस्ट करती है जो कि ईरान के मामलात को चला रही है। अमेरिका का कहना यह है कि हमने नेवल बेस ईरान का ख़त्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। हमने उनके 9 वॉरशिप्स जो है वो भी ख़त्म कर दिए, मान लेते हैं, ठीक है। और वो इस कोशिश में है कि वहाँ पे कोई स्टेट ऑफ हॉर्मस में कोई ऐसी बड़ी तब्दीली ना आए कि जिसके अंदर रोज़ाना का जो रूटीन बिजनेस है, रूटीन एक्टिविटी है, वो किसी तरीके से रुक सके। जबकि सूरत हाल क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को ईरान ने बंद कर दिया है। आप इस स्टेट की या इस राहदारी की अहमियत ये समझ लीजिए कि इस वक्त कोई 150 के करीब तेल के टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मस में दाखिल होने के लिए खुले समंदरों में मौजूद है। क्योंकि वजह यह है कि एशिया को गुजरने इस कॉरिडोर से, इस स्टेट से 80% के करीब तरसील जो है वो जापान, इंडिया, चाइना यानी एशियन कंट्रीज को हो रही है, अराउंड 80%। मैंने आपको बताया 150 के करीब वहाँ पे जहाज़ जो हैं, तेल बरदार और माल बरदार जहाज़ जो हैं, वो स्टेट में दाखिल होने को खड़े हैं। यहाँ से 20 बिलियन बैरल, जी 20 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल हर रोज़ इस राहदारी से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ जाता है। अब यकीनन जब वहाँ पे अब 3 रोज़ तो हो गए हैं इस जंग को छिड़े हुए, 3 रोज़ से तो ये ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रही हैं। इसका असर क्या पड़ रहा है पूरी दुनिया पे कि अब तक क्रूड ऑयल की प्राइस में 8% इजाफा तो हो ही चुका है, और बतदरीज ये इजाफा बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, ऑयल तो एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल है, दूसरा जो इंश्योरेंस की प्राइसेस हैं, जो इंश्योरेंस कॉस्ट है उन तमाम वो जो शिप्स हैं, जो क्रूड ऑयल कैरियर्स हैं, उनके ऊपर इंश्योरेंस के भी, और दीगर ऑफ कोर्स जो वहाँ पे स्टाफ उनका ठहरा है और बहुत कुछ, वो सारी कॉस्ट भी उनकी बढ़ती चली जा रही है। तेल दुनिया में पहुँच नहीं पा रहा है, और एक अनसर्टेनिटी है जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मस के बंद होने की वजह से पैदा हो चुकी है। ये क्या है कि ये ईरानियन पावर है, ये ईरान की एक कुव्वत है जो दुनिया देख रही है। इससे थोड़ा सा आगे चलिए, जो मेरा सब्जेक्ट जिसके लिए जहाँ से मैंने शुरू किया है कि क्या अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज किया जा चुका है, क्या उसका सवाल शुरू हो चुका है। इसके ऊपर बात कैसे होती है कि ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका को ये अंदाज़ा था कि सराउंडिंग में जितने भी ममालिक हैं, जिसके अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, इराक़,
शाम, ये तमाम लोग सपोर्ट करेंगे इसराइल को और अमेरिका को, क्योंकि यहाँ पर उनके बेसिस मौजूद हैं, उनके अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के इन तमाम ममालिक के अंदर। और अगर ईरान रिएक्ट करता है उन ममालिक पे, तो उन तमाम ममालिक को फील ये थी कि ईरान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हम तो मुस्लिम मुल्क है। जबकि ईरान का कहना ये है कि भाई आप ठीक है, दोस्त ममालिक है, मुस्लिम ममालिक हैं, आप ब्रदर मुस्लिम हैं, लेकिन आपने दुश्मन को जगह दी हुई है, तो मुझे ये हक हासिल है कि मैं दुनिया के दुश्मन के इन अड्डों पर हमला कर सकूं। तो क्या हुआ कि जैसे कि 9/11 में आपने ट्विन टावर्स को एक क्या कहते हैं जवाब बनाकर, ट्विन टावर्स को जवाब बना के आपको ये हक हासिल हो गया कि दुनिया में जहाँ चाहे आप हमला कर सकते थे, तो आप चढ़ दौड़े इराक पे, अफगानिस्तान पे, जहाँ जहाँ आपका दिल किया, आपने जिस अंदाज में आपने जिस पर हमलावर हुए आप होते चले गए, क्योंकि आपको जवाब मिल गया था किसी भी जगह पर हमला करने का, कि आपको अपना डिफेंस करना था। उस डिफेंस करने के चक्कर में आप हर जगह पे हमलावर होने के लिए तैयार थे। अब यही जवाब ईरान को हासिल हो चुका है। अगर आपने उनके सरबराह मुमलिकत को शहीद कर दिया है, तो भाई वो तो अब नहीं कहें, वो तो हर एक के साथ लड़ने को तैयार है, वो तो किसी के लिए भी सब दुश्मन है। जिसने उनकी सपोर्ट की है, जो उनके साथी का साथी है, वो भी उनका दुश्मन है। जो उनके दुश्मन का साथी है वो ईरान का दुश्मन है। और जिसने भी अगर अपनी एयर स्पेस दी है, या उसने अड्डे दिए हुए हैं, या किसी भी अंदाज में अमेरिका की मदद की है, तो ईरान उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार है। और वो कैसे हुआ, उसके नताइज अब तक की, जब मैं इस बात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, शायद जब रिकॉर्ड होने के बाद इसके एयर होने तक मजीद और चीज़ें सामने आ जाए, उस वक्त जो होगी वो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि दुबई में फेयरमाउंट होटल की तो आप फुटेजेस आप शायद देख भी चुके हों, शारजा के शॉपिंग मॉल की भी आप देख चुके हों, वहाँ दुबई के एयरपोर्ट की भी आप फुटेजेस देख चुके हों। वो उनका कहना यह कि हमने बहुत सारे जो इनके ड्रोन्स थे उनको तो हमने काउंटर कर लिया, लेकिन उनकी जो डेब्रीज जहाँ जहाँ गिरती रही, उन्होंने भी वहाँ पर अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया। चलिए, हमने आपकी ये बात भी मान ली कि भाई डायरेक्ट कोई मिसाइल आप पर नहीं लगा आके, कोई डायरेक्ट ड्रोन आप पर अटैक नहीं हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी जगह जगह पे आग तो लगी है ना। तो आप जो 100% सिक्योर कंट्री थे, मैं मुत्तहिदा अरब अमारात की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके आदमी सोचता था यहाँ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। पूरे दुनिया के जो इन्वेस्टर्स थे, जो मालदार लोग थे, वो तमाम लोग दुबई इसलिए शिफ्ट हो रहे थे कि भाई वहाँ तो कोई ख़तरा ही नहीं है। तो अब उन्होंने पहली दफ़ा ख़तरा महसूस कर लिया कि अगर रीजन में कोई भी प्रॉब्लम होगा, और रीजन सिर्फ ईरान नहीं है, रीजन में वो तमाम ममालिक हैं जिनसे कभी भी किसी भी वक्त अमेरिका की, इसराइल की रिफ्ट हो सकती है। उस रिफ्ट की सूरत हाल में कोई जो भी जवाब आएगा, उसका असर यकीनी तौर पे इन ममालिक पर ज़रूर पड़ेगा। उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद कतर जाइए। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस अड्डा अमेरिका का मौजूद था, उन्हें बंद करना पड़ गया। कतर को अपना LNG का प्लांट बंद करना पड़ गया। उन्होंने अटैक किया, ईरान ने उस अड्डे पे अटैक किया और उसके बाद LNG के प्लांट को हिट किया और उन्हें बंद करना पड़ गया। अब बताइए कि कतर को खाम में बैठे बिठाए, अगर वो ये समझ रहा था कि मुझे उस कतर नहीं, तमाम गल्फ ममालिक, वो चूज क्या समझ रहे थे कि अगर हम अमेरिका को इस तमाम सपोर्ट देंगे तो वो हमारी हिफाजत करेगा। किस बात की हिफाजत? आज उन पर अटैक हो गया, उन्हें अपना LNG का प्लांट बंद करना पड़ गया, अपनी जो भी कह रहे हैं कि अपनी प्रोडक्शंस को रोकना पड़ गया। हिफाजत तो ना हुई ना भाई आपकी। आपने इसी दिन के लिए पाला हुआ था अमेरिका को, और आज जब अमेरिका ने आपको डिफेंस करना था, सेफ करना था, वो सेफ्टी आपकी ना हो सकी। आरामको पर अटैक हो गया सऊदी अरब में। सऊदी अरब में आरामको पे ऑफ कोर्स
उसका ब्रिटिश कनेक्शन, अमेरिकन कनेक्शन है। तो अगर आरामको पे अटैक होता है, और तो यकीनी बात है तो सऊदी अरब ना, अब वो चाहे आरामको है, लेकिन हवा, एयर जो है वो तो, और ज़मीन जो है वो तो सऊदी अरब की है। तो अगर वहाँ पर अटैक हो गया तो मतलब है कि जिसकी आपने गारंटी ली हुई थी सिक्योरिटी और सेफ्टी पहुंचाने की, वो तो नहीं पहुंची। ठीक है, अगर पूरी दुनिया में अमेरिका को, स्पेशली गल्फ में ये था कि जी आप हमें, हमारी बात मानेंगे, आप हमें अड्डे देंगे, हमारी सपोर्ट करेंगे, तो हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे। अच्छी सी बात थी, बस ठीक है भाई, एक सिक्योरिटी कंपनी रख लेते हैं। वो सिक्योरिटी कंपनी आपने रखी हुई थी, और जब मसला आया, प्रॉब्लम आया, तो सिक्योरिटी कंपनी आपको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकी। यहाँ तक कि अमेरिका के 3 जहाज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 3 जहाज़ उनके, मैंने कहीं इसके एग्जैक्ट नंबर भी लिखा था, खैर बहरहाल, तो अमेरिका के 3 जहाज़ गिराए जा चुके हैं, ऑफकोर्स, जो ईरान क्लेम कर रहा है। अमेरिका तो कहता है भाई हमें तो गजन भी नहीं पहुंची। अमेरिका का कहना ये है कि हमें तो, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारा तो बाल भी बेकार नहीं हुआ, हमारा तो ज़रा सा नाखून भी नहीं लगाया किसी ने। अलबत्ता जो दुनिया की इंफॉर्मेशन एजेंसीज जो हैं वो बता रही हैं कि 3 जहाज़ अमेरिका के हिट हुए हैं। उसके बाद आ जाइए इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात थी अमेरिका के लिए, और पाकिस्तान, किसी ईरान को डराने के लिए भेजा गया था, उस पर अटैक हो चुका है। ईरान, अमेरिका तो नहीं मानने को तैयार, लेकिन उसके जो तैयारे हवा में थे, जिन्हें वापसी में उस तैयारे पर लैंड करना था, चूंकि उनका रनवे इस काबिल नहीं था, वो हिट हो चुका था, वो डैमेज हो चुका था, तो उन्हें ओमान में उतारना पड़ा। ठीक है, तो ओमान में उतर के खड़े हैं, और ईरान ओमान से कहता है कि अगर ये तुमने इसको वापस अमेरिका को दिया, तो फिर मैं तुम्हारे से भी लड़ूंगा, मैं तुम्हें भी हिट करूंगा, तो इन्हें तुम अपने पास कैदी बना के रखो। देखिए, बात छोटी सी है कि ये तमाम चीज़ें करके शायद ईरान ने इन तमाम ममालिक को कोई बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंचाया हो। ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि उन्होंने इन तमाम ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और मेरा भी ये ख्याल है कि कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन एक चीज़ है, वो नुकसान है रेपुटेशन का, जिसके बेसिस पर अमेरिकन हेजेमनी कायम थी। मसला है उस हेजेमनी का। मैंने आपसे बहुत अपने पहले एपिसोड, दूसरे एपिसोड और फिर तीसरे एपिसोड में भी बता रहा हूं कि अमेरिकन डॉलर इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड, अमेरिकन डॉलर इज बैक्ड बाय अमेरिकन हेजेमनी। अमेरिकन हेजेमनी अगर कमज़ोर होती है, अमेरिकन डॉलर कमज़ोर होता है। अमेरिकन डॉलर कमज़ोर होता है तो ऑफ कोर्स अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट उसके ऊपर है, और अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से पूरी दुनिया पे अपनी हेजेमनी कायम रख सके। ये जितनी भागदौड़ है, जितना प्रेशराइज करना है पूरी दुनिया के ममालिक को, अक़वाम को, वो सिर्फ इसलिए है कि तमाम दुनिया एक दफ़ा फिर मान ले और ऐसे हाथ बांध के उनके सामने खड़ी हो जाए कि अमेरिका हुजूर, आप जो कहेंगे हम वो मानेंगे। मैं आपके साथ पहले भी थोड़ी सी बात कर चुका हूँ, और आइंदा भी डिफरेंट वीलॉग्स आपको मैं देता रहूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि यूरोप का क्या रवैया है इस मामले में, और कनाडा का, मैक्सिको का और दीगर ममालिक का क्या मामला है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक तब्दीली होने जा रही है, पूरी दुनिया तब्दील हो रही है। ऑफ कोर्स स्पीड उतनी तेज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ममालिक जो पहले एक दूसरे के दोस्त थे, अब वो शायद एक दूसरे के दोस्त ना रहें, और जब ऐसा होगा, और जो दोस्त नहीं थे वो अब एक दूसरे के दोस्त बन जाए, जब ऐसा होगा तो नई सफ़बंदी होगी। पाकिस्तान को भी ये देखना चाहिए अपनी कोई भी पॉलिसीज़ बनाते हुए कि दुनिया में जो नई सफ़बंदी होने जा रही है उस पर नज़र रखें। अगर वो उस पर नज़र नहीं रखेंगे और पुराने ज़माने को, पुराना ज़माना कब से है, मैक्सिमम 25 से पहले वाला ज़माना जो है उसको पुराना कह सकते हैं आप,
25 से पहले वाले मामलात को देखते हुए अगर वो 26 से बाद वाली पॉलिसीज बनाएंगे तो गलती करेंगे। उन्हें वो देखना है कि 25 के बाद क्या क्या तब्दीलियां दुनिया में रूनुमा हो रही हैं, उन तब्दीलियों को सामने रखते हुए 26 और 26 से बाद की पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।